नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुज पाल और साइंटिफिक ऑर्चार्ड प्लानिंग की जो हमारी सीरीज़ है ये उसकी सेकंड वीडियो है, जिसमें हम साइंटिफिक फील्ड प्रिपरेशन और लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड को डिस्कस करेंगे। इसके हर एक पहलू को देखेंगे शुरुआत से लेकर आखिरी तक कि कैसे हमें जो है लेज़र लैंड लेवलिंग पहले स्टार्टिंग में करानी चाहिए, उससे लगाकर हमें कैसे प्लांट का लेआउट करना है, कैसे हमें फार्म बिल्डिंग को कितने एरिया में रखना है, कितने एरिया में हमें रोड को देना है, इन सब चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मान लिया हमें पता है कि हमारी क्रॉप जो है 50 से 70 साल तक ये इकोनॉमिक प्रोड्यूस देने वाली है, ये 70 साल का बिजनेस है, तो हमें इसमें अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर हमारा फील्ड जो है कम्प्लीटली लेवल नहीं है, वो ऊंचा नीचा है, तो उसे जो है हमें लेवल कराना पड़ेगा। लेवलिंग के लिए किसान भाइयों अपने इरिगेशन सोर्स को जांचना पड़ेगा कि हमारे फील्ड में इरिगेशन किस माध्यम से होती है, सिंचाई किस माध्यम से होती है। या तो वो आपकी सरकारी जो कैनाल होती है, कैनाल इरिगेशन सिस्टम जो होता है उससे होगी, या फिर आपका जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल जो होती है उससे आपकी इरिगेशन होती होगी, या फिर आपका खुद का सबमर्सिबल सिस्टम या वाटर पम्प सिस्टम होगा। उनके आधार पे हम जो है इन सब इरिगेशन के सिस्टम के आधार पे ही अपना लैंड लेवलिंग को फॉलो करेंगे। इससे क्या होता है किसान भाइयों कि हमें देखना होता है कि हमारा जो पानी है सिंचाई के लिए वो खेत के किस कोने से फील्ड में एंटर करता है, उस कोने से लेकर और जो हमारा सुदूर दूसरा कोना होगा उस तक हमें जो है एक जेंटल स्लोप के साथ 0.1%, 0.2% के स्लोप के साथ अपना लेवलिंग करानी होती है। लेज़र कंप्यूटराइज लैंड लेवलिंग मेथड को फॉलो करा के इसमें हमें अपना लैंड को लेवल कराना चाहिए, ताकि जो है आपका वाटर जो है एक ही साथ पूरे आपके ऑर्चार्ड को इरिगेट कर सके। दूसरी बात आती है इसमें किसान भाइयों पिट्स डिगिंग की, कि हमें गड्ढे किस तरीके से बनाने चाहिए, किस सीजन में बनाने चाहिए। और मान लीजिए लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, कोई गुआवा की तरह शॉर्ट ड्यूरेशन की 10-12 ईयर की क्रॉप है, उसमें हमें कितना बड़ा पिट बनाना चाहिए, और लीची में कितना बड़ा बनाना चाहिए, मैंगो में कितना बड़ा बनाना चाहिए। तो इसमें सीधा सीधा हिसाब है किसान भाइयों कि हमें जो है जो लंबे 100 साल तक की क्रॉप है उसके लिए जो हमें 1 मीटर बाई 1 मीटर का पिट बनाना चाहिए। और जो हमारी गुआवा वगैरह हैं और पियर वगैरह, पीच वगैरह जो छोटे ड्यूरेशन की क्रॉप है 10-12 साल 15 साल तक ही जो चलती हैं, उसमें जो है हमें मुश्किल से आपको 2 फीट बाई 2 फीट का गड्ढा काफ़ी रहता है। और ये गड्ढे जो हैं आपके मई के महीने में बनेंगे, और इसे मिट्टी को ऊपर की आधी मिट्टी को एक साइड में रखेंगे, फैला देंगे, दूसरी नीचे के हाफ की मिट्टी जो होगी वो एक तरफ रखेंगे, उसको भी फैला देंगे। और बाद में जो है 1 महीने बाद इसमें हम जो कंपोस्ट, हड्डी का चूरा और आपके जो है नीम की खली और आपके जितने भी जो आप इंसेक्टिसाइड, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आप डालना चाहते हैं, अगर आपको खतरा है आपके दीमक वगैरह से, तो आप उसमें मिला सकते हैं और उसे फिर हम भर देते हैं। तीसरी बात आती है किसान भाइयों आपकी विंड ब्रेक्स की, कि विंड ब्रेक कैसे लगाया जाए, इनकी क्या महत्वता होती है, इनमें कौन से प्लांट यूज़ किए जाते हैं। इसमें किसान भाइयों प्लांट्स जो यूज़ किए जाते हैं वो टॉल ग्रोइंग होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं, डेंस होते हैं और फ्रूट रेजिस्टेंट होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं, और आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसे नहीं है कि आप थोड़ी सी हवा आई तो ये टूट जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए आप जो है सीडलिंग मैंगो को इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्जुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अशोका है, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो है विंड ब्रेक के लिए। विंड ब्रेक को हम जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मई जून के महीने में या फिर जिस टाइम पे फ्लावरिंग हो रही होती है फरवरी मार्च के महीने में जो है हवाएं चलती हैं, और जून के महीने में जब फसल पकने वाली होती है उस टाइम पे भी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं से बचाने के लिए हमें जो है अपनी क्रॉप को इन हवाओं से बचाने के लिए इन विंड ब्रेक का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जब हम इन्हें स्टार्टिंग में प्लांटिंग करते हैं और हमारा प्लांट उस टाइम पे छोटा होता है, उस टाइम पे उसे एक माइक्रो क्लाइमेट प्रोवाइड कराने के लिए इन प्लांट की से बहुत हेल्प मिलती है, प्लांट में जो है सर्वाइवबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों हमारे प्लांटिंग मेथड की, कि हम कौन सा लेआउट हमें फॉलो करना चाहिए। हमें डिफरेंट क्रॉप्स लगानी है, उनके लिए सबके लिए हमें एक ही स्पेसिंग रखनी है, या फिर किसी इंटर क्रॉप को लेना है, जैसे कि गुआवा या फिर पीच हुआ, प्लम हुआ, या फिर आपका आजकल कस्टर्ड एप्पल भी चल रहा है, इनके लिए इन्हें हमें इंटर क्रॉप के तौर पे लेना है, या फिर लीची हुई, आपका मैंगो हुआ,
जो मेन क्रॉप हैं आपकी, इनको कितनी स्पेसिंग पे लेना है। तो किसान भाइयों, होता क्या है कि पहले जो है ट्रेडिशनल मेथड जो था, ट्रेडिशनल मेथड में हम इनकी 10:10 मीटर की स्पेसिंग लेते थे। लेकिन उसमें क्या था, गेस्टेशन पीरियड, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, वेटिंग पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, 6 साल का होता है। इतने लॉन्ग पीरियड के लिए हमें अपने फील्ड को एक किस्म से नॉन प्रोडक्टिव छोड़ने में कोई भी समझदारी नहीं है। और इसके अलावा इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर दूसरा मेथड देखा जाए, जो कि होता है आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग का, उसमें जो है आप 3 साल के बाद, किसान अगर टेक्निकली साउंड नहीं है, उसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि मुझे ट्रेनिंग कौन सी फॉलो करनी है, प्रूनिंग कब करनी है, कौन सी ब्रांच को लेना है, कौन सी को छोड़ना है, कितनी ब्रांच लेनी है, कितनी छोड़नी है, किस सीज़न में काटनी है, किस में मुझे जो है डिजीज़ मैनेजमेंट करना है, या फिर आपका इंटरकल्चर ऑपरेशन करने हैं, अगर ये चीज़ें नॉलेज नहीं है तो वह हाई डेंसिटी को कभी भी रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो इन दोनों के बीच का अगर हम तरीका ढूंढें, प्लांट के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से जो है, तो हमने RMDP सिस्टम को लागू करना शुरू किया है, जिसमें कि हम अपने किसान की टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से और प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से, इस रीजन के हिसाब से, और या फिर किसी भी रीजन के हिसाब से इंडिया में जो है, हम RMDP सिस्टम को प्लांटिंग में फॉलो करवाते हैं और किसान को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यानी जो ट्रेडिशनल मेथड में होने वाले वेटिंग पीरियड को भी हम कम कर सकते हैं, और जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में होने वाले नुकसान जो हैं, जिसमें कि आपकी क्रॉप मिल जाती है, प्लांट एक दूसरे में घुस जाते हैं, उन्हें निकालना पड़ता है, उन चीज़ों के नुकसान से भी इस मेथड में बचा जा सकता है। इस मेथड को हम जो है आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वैरायटीज़ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, और अपनी जो सॉइल को कैसे मैनेज करना है, और कैसे हमें सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल को कलेक्ट करना है, सॉइल टेस्टिंग के आधार पर क्या क्या मैनेजमेंट हमें करने हैं अपने रीजन के हिसाब से, वो सब मैं डिस्कस करूँगा इसमें। और ये RMDP सिस्टम भी हम उसी में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।